हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में नेटवर्क के बारे में पढ़ा था और उसकी हमने ब्रांचेस, जंक्शन पॉइंट और उसके लूप के बारे में हमने डेफिनेशंस देखी थी। आज हम किरचॉफ लॉ को देखेंगे। हमने 12th क्लास में भी पढ़ा है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ क्या होता है? किरचॉफ नामक साइंटिस्ट ने जो भी आपके कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं, जटिल विद्युत परिपथ हैं, उनमें धाराओं, करंट्स और वोल्टेजेस के मानों को फाइंड आउट करने के लिए दो नियम दिए थे, जिन्हें हम क्या कहते हैं? किरचॉफ लॉ। ठीक है, अब किरचॉफ लॉ को फाइंड आउट करने के लिए दो नियम हैं, तो किरचॉफ का हम पहले देखते हैं फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ, इसे हम संधि का नियम भी कहते हैं और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम चार्ज कंजर्वेशन का नियम भी कहते हैं। ठीक है, इसने क्या बोला था कि किसी जाल परिपथ में, इन अ नेटवर्क सर्किट, किसी जंक्शन बिंदु पर, किसी संधि बिंदु पर, तो हमने यहाँ पर कोई भी एक जंक्शन पॉइंट ले लिया किसी नेटवर्क का, इसमें धाराओं का जो बीजगणितीय योगफल है, द सम ऑफ एडिशन ऑफ ऑल करंट्स इज इक्वल टू ऑलवेज जीरो, यानी कि धाराओं का जितना भी बीजगणितीय योगफल है वो हमेशा क्या होगा? जीरो। और साथ में ये भी बताया कि हम हमेशा जंक्शन बिंदु की तरफ आने वाली धाराओं को धनात्मक चिन्ह के साथ, पॉजिटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जंक्शन पॉइंट से दूर जाने वाली धाराओं को नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस डायग्राम से आप देख सकते हो, मैंने कुछ करंट्स तो इससे दूर जाती हुई बनाई है और कुछ करंट्स इसके पास आती हुई बनाई है। तो जंक्शन पॉइंट की बात कर लेते हैं। मैं जंक्शन पॉइंट को नाम दे देती हूँ ए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, क्या बोल रहा है ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग? द सम ऑफ ऑल करंट्स एट ए जंक्शन पॉइंट इज ऑलवेज जीरो, दैट इज समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ऑलवेज। अब नेक्स्ट बात क्या बोली कि इस बिंदु पर जितनी भी धाराएं आ रही है उनको हम हमेशा क्या लेंगे? पॉजिटिव। तो करंट I1 क्या है? इनकमिंग करंट है, इसको हमने लिया पॉजिटिव। I2 आपके पास क्या है? आउटगोइंग करंट है, उसको हमने क्या लिया? नेगेटिव। फिर I3 इनकमिंग करंट है, I4 आउटगोइंग करंट है और I5 इनकमिंग करंट है, और इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होगा? जीरो, क्योंकि जो सारा जो बीजगणितीय योगफल है वो हमेशा क्या होगा? जीरो। तो ये आपका इसका अलजेब्रिक सम। अब यहाँ से देखते हैं हम I1 प्लस I3 प्लस I5 इज इक्वल टू, I2 और I4 नेगेटिव है, उस साइड जाएगी, I2 प्लस I4। अब आप वापस फिगर से देखिए, I1 प्लस I3 प्लस I5, ये आपके पास इनकमिंग करंट है, यस। I2 और I4 आपके पास आउटगोइंग करंट है, यस। तो यहाँ से इसकी एक और डेफिनेशन आ रही है, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ, सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू, जैसे आप बोलते हो आने वाली धाराओं का योग हमेशा जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स। ठीक है, अब इसे हम और क्या बोलते हैं? संधि का नियम। संधि का नियम इसे हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? जंक्शन पॉइंट की। सारा काम किस पे हो रहा है? किसी जंक्शन पॉइंट पे, इसीलिए हम इसे जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। सेकंड, हम इसे आवेश संरक्षण का नियम या चार्ज कंजर्वेशन का नियम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितना करंट आ रहा है उतना ही जा रहा है, तो टोटल चार्ज हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व। दिस इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। नाउ वी विल स्टार्ट किरचॉफ्स सेकंड लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ क्या बोलता है आपको? कि किसी विद्युत परिपथ में
धाराओं जितनी भी आपकी करंट से वो, और टोटल इम्पिडेंसेस दैट इज योर जेड का मल्टीप्लिकेशन, धाराओं तथा प्रतिबाधाओं के गुणनफल का बीजगणितीय योगफल, द सम ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ करंट्स एंड इम्पिडेंसेस दैट इज समीशन ऑफ आई जेड इज ऑलवेज इक्वल टू, किसके बराबर होता है ये हमेशा, उसमें स्थित सेलों के विद्युत वाहक बलों के, दैट इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ सेल्स इन दैट सर्किट। मतलब किसी भी सर्किट में, हमने एक सर्किट लेना है वापस, ये ले लिया हमने सर्किट, इसमें मैंने कुछ इम्पिडेंसेस लगा दी Z1। इम्पिडेंस को हम Z से इसलिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमने रजिस्टर ले रखा है, हमने कॉइल ले रखी है, हमने कैपेसिटर ले रखा है, इसलिए हम जनरली किससे रिप्रेजेंट करेंगे R की जगह, Z से। और ये आपका Z4, आप इसमें और भी लगा सकते हो, Z5, Z6, ठीक है। ये आपका किरचॉफ सेकंड लॉ रिप्रेजेंट करेंगे हम यहाँ से। इस सेल का जो ईएमएफ है, विद्युत वाहक बल है, वो मैं ई से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल। इसमें आपको दो लूप दिख रहे हैं, कल बताया था लूप में इधर हमने देखा I1 और इधर हमने देखा I2, ठीक है। अब इसको हम नाम दे देते हैं लूप फर्स्ट और इसको हम नाम दे देते हैं लूप सेकंड। तो क्या बोल रहा है ये लो कि इस पूरे सर्किट में आपके पास जितनी भी करंट्स हैं और जितनी भी इम्पिडेंसेस हैं, उनके मल्टीप्लिकेशन का अलजेब्रिक सम हमेशा किसके इक्वल होगा, इसी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो टोटल आपका ईएमएफ प्रेजेंट है उसके, ठीक है। अब इसको वेरीफाई करते हैं किरचॉफ के सेकंड लॉ को। तो यहाँ पर हम इसको किसका लॉ भी बोलेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ। एक क्या नाम हो गया इसका, वोल्टेज का लॉ। एक हम इसे बोलेंगे लूप लॉ क्योंकि हम इसमें लूप की बात करेंगे। और लास्ट क्या बोलेंगे हम इसे, एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ। तो अब हम इसमें लूप देखते हैं। इन लूप फर्स्ट हम इसमें लूप नियम लगाना सीखेंगे। लूप फर्स्ट में लूप लॉ यूज करेंगे हम। लूप नियम से क्या होगा, देखो सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग चलना है आपको। करंट देखनी है, करंट I1 है और आपके पास इम्पिडेंस कितनी है, Z1। तो लूप फर्स्ट में फर्स्ट इम्पिडेंस कौन सी है, Z1, और उसमें करंट कितनी जा रही है आपकी I1 प्लस। अब हम सेकंड में देखेंगे, सेकंड इम्पिडेंस में आपके पास जो करंट है ये Z3 दोनों लूपों में कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी। अब इसमें देखते हैं हम, तो करंट की डायरेक्शन हमने कैसे ली है, क्लॉकवाइज, जबकि इस वाली करंट को देखेंगे तो ये डायरेक्शन कैसी है आपकी, एंटी क्लॉकवाइज, और ये कैसी है, क्लॉकवाइज। तो जो डायरेक्शन इसकी बैटरी की डायरेक्शन में है उसको तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, और जो अपोजिट चल रही है उसे हम क्या लेंगे, नेगेटिव। तो जो करंट आपके उसी लूप की बैटरी के अकॉर्डिंग है उसे तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इम्पिडेंस लिखा Z3 इंटू, इसमें से करंट कितना जा रहा है, I1 और I2। I1 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसलिए पॉजिटिव, और I2 एंटी क्लॉक है इसलिए इसे क्या लेंगे हम, नेगेटिव, ठीक है। फिर इसमें इसी लूप फर्स्ट में लास्ट इम्पिडेंस क्या है आपका, Z5। तो ये आपका Z5 में आपके करंट कितनी है, I1। तो यहाँ पर करंट कितना हो गया, I1 इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ क्या बोल रहा है, समीशन ऑफ ऑल करंट्स एंड इम्पिडेंसेस, और इनका मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल है, उसी लूप में स्थित ईएमएफ के इक्वल। तो यहाँ पर ईएमएफ कितना है, E, ये हो गया आपका, ठीक है। अब इन लूप सेकंड में भी इसको वेरीफाई करेंगे। लूप सेकंड में कौन सा है, सबसे पहला इम्पिडेंस क्या है हमारा, Z2। तो ये हमने लिया Z2 के साथ आपकी जो करंट है वो कितनी है, I2 प्लस
नेक्स्ट इम्पिडेंस क्या है हमारी, Z4। Z4 के साथ जो हमारी करंट है वो कितनी है, I2 माइनस नहीं है, सॉरी उस साइड कुछ है ही नहीं इसलिए ये I2 ही रहेगा, प्लस। नेक्स्ट हम क्या लेंगे, Z6। Z6 के साथ कितनी करंट जा रही है हमारे पास में, अगेन Z6 में से I2, तो ये आपकी I2 प्लस। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा इम्पिडेंस, Z3। Z3 के साथ जो हमारी करंट जा रही है वो कितनी है, Z3 में से I2 भी जा रही है और Z3 अगेन इसमें कॉमन है तो कितनी जा रही है, I1। लेकिन अब की बार हमने Z3 को लूप सेकंड में काउंट किया है और इसमें क्लॉकवाइज करंट कौन है, I2, और इसके लिए ये देखें तो रिवर्स डायरेक्शन है I1, इसलिए हम इसके लिए I1 को नेगेटिव लेंगे, तो I2 माइनस I1 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, उसमें स्थित सेलों के विद्युत वाहक बलों के। क्या इसमें कोई सेल है, नहीं, तो यहाँ पर किसके इक्वल होगा, 0 के। ये आपका क्या है, किरचॉफ का सेकंड लॉ। इसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ भी कहते हैं, मैंने आपको बता दिया पहले ही। ये आपके किरचॉफ के दोनों लॉ हो गए। अब हम इन किरचॉफ के लॉज की सहायता से क्या करेंगे, परिपथ का एनालिसिस करेंगे, मतलब हम वैल्यू ऑफ करंट को फाइंड आउट करेंगे और वैल्यू ऑफ वोल्टेजेस को फाइंड आउट करेंगे। लूप एनालिसिस, लूप विश्लेषण। Using Kirchhoff's law, we have to find out the value of voltages or current. In loop analysis, we will find out the value of currents. तो currents की वैल्यू निकालनी है हमें। वापस हम एक सर्किट लेंगे, वो एक कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिक सर्किट जिसे हम जटिल विद्युत परिपथ कहते हैं। इसमें मैंने वोल्टेज सोर्स लगा दिया एक और इसका EMF कितना ले रही हूँ मैं, E। यहाँ पर मैंने इम्पिडेंस लगा दी है, ये आपकी Z1, इधर आपकी Z2। यहाँ मैंने सपोज किया इम्पिडेंस है Z3, यहाँ सपोज किया इम्पिडेंस है Z4 और इधर Z5। ठीक है, अब इसको हमने मान लिया लूप फर्स्ट, लूप सेकंड एंड लूप थर्ड। हमेशा हम जनरली करंट की डायरेक्शन यही रखते हैं, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एंटर होते हुए पॉजिटिव की ओर निकलते हैं, दैट इज हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लूप फर्स्ट में करंट मानी है हमने I1, लूप सेकंड में करंट मानी है हमने I2 और लूप थर्ड में करंट I3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, I1, I2 और I3 को कैलकुलेट करना है लूप एनालिसिस में। ठीक है, तो हम इसमें कौन सा नियम लगाएंगे, लूप नियम। सबसे पहले यूजिंग लूप लॉ इन लूप फर्स्ट, तो अभी बताया जस्ट आपको लूप नियम कैसे लगाते हैं, वही आपको ओम्स लॉ याद रखना है, समीशन ऑफ IZ इज इक्वल टू E, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं हम, सबसे फर्स्ट इम्पिडेंस कौन सा है, Z1। Z1 में से जो करंट जा रहा है वो कितना है, I1 प्लस। नेक्स्ट कौन सा इम्पिडेंस है इसी लूप फर्स्ट में, Z3। Z3 में से जो करंट जा रही है, इसी लूप की बात कर रहे हैं तो इसी लूप में करंट कितना है, I1, और नेक्स्ट लूप में करंट कितना है, I2। चूंकि वो अपोजिट डायरेक्शन है, ये क्लॉकवाइज है और इसको देखें तो ये एंटी क्लॉक है इस लूप के लिए, तो I1 क्या होगा, पॉजिटिव और I2 नेगेटिव। तो यहाँ पर I1 पॉजिटिव, I2 नेगेटिव। फिर इसी लूप में और कोई इम्पिडेंस है, नहीं है, और राइट हैंड साइड में क्या आएगा हमारे, सोर्स ऑफ EMF का EMF कितना है, E, तो हमने इसको नाम दे दिया E। अब करना क्या है, I1 के कोफिशिएंट्स को अलग करना है और I2 के कोफिशिएंट्स को अलग करना है। यहाँ पर I1 का कोफिशिएंट कितना है, Z1, और यहाँ से Z3 प्लस Z3 इंटू I1 माइनस ऑफ यहाँ से कितना है, Z3 इंटू I2 इज इक्वल टू E। इस पूरे सर्किट में हमारे पास टोटल 3 करंट्स हैं, I1, I2, I3, लेकिन लूप फर्स्ट में जो करंट है I3 वो एब्सेंट है, तो हम यहाँ पर I3 का कोफिशिएंट क्या लिखेंगे,
सबसे पहले I1 के कोफिशिएंट्स की बात करते हैं। Z1 प्लस Z3 इंटू I1 माइनस, अब इस माइनस Z3 को मैं एक साथ लिख लूंगी, माइनस Z3, ये किसका कोफिशिएंट हो गया? I2 का। और जो लास्ट आपका है I3 करंट, उसका कोफिशिएंट कितना है आपके पास? 0। ये इक्वेशन आपकी हो गई फर्स्ट। इसी तरह से इन लूप सेकंड में क्या होगा आपके पास? लगाते हैं हम लूप नियम। Z2 के साथ जो करंट है वो कितना है? I2 प्लस Z4 के साथ जो करंट है वो कितना है? I2 माइनस उधर से जो आपकी करंट आएगी वो कितनी है? I3। ठीक है, फिर Z4 के बाद में इसमें कौन सा इम्पिडेंस है? वापस Z3, तो हमने वापस लेना है Z3। अब Z3 के साथ अब इसी सर्किट की बात कर रहे हैं, तो इसमें ये I2 क्या है? क्लॉकवाइज, बट इसके लिए I1 क्या है? अपोजिट डायरेक्शन। तो इसके लिए I2 को तो लिखना है पॉजिटिव और I1 को लिखना है नेगेटिव, इज इक्वल टू, इसमें कोई सोर्स ऑफ EMF नहीं है तो 0। ठीक है, अब वापस इसके भी कोफिशिएंट्स अलग अलग कर लेते हैं। I1 का कोफिशिएंट देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ओनली क्या है? माइनस ऑफ Z3 इंटू I1 प्लस I2 के कोफिशिएंट्स कौन कौन है? Z2 प्लस यहाँ से Z3 प्लस यहाँ से Z4, ये सब किसके कोफिशिएंट्स है? I2 के। और I3 जो आपका करंट है उसका कोफिशिएंट कौन है? माइनस ऑफ Z4, ये हमारा I3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकंड। अगेन हम इक्वेशन अब नेक्स्ट लूप के लिए देखते हैं। इन लूप थर्ड में अगेन लूप एनालिसिस लगाते हैं हम। वापस Z5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सबसे फर्स्ट इम्पिडेंस उसकी Z5 नज़र आ रही है। Z5 के लिए करंट कितनी है? I3 प्लस, फिर Z4 के लिए जो आपकी करंट है वो कितनी है? उसी लूप में देखें तो Z4 के साथ जो करंट है I3 है, बट I2 इसके लिए क्या हो गया? अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर कितना आएगा? I3 माइनस I2 इज इक्वल टू इधर 0। अगेन अब यहाँ पर कोई I1 करंट नहीं है, तो I1 का कोफिशिएंट क्या ले लेंगे? 0 प्लस I2 का कोफिशिएंट माइनस ऑफ Z4 प्लस I3 का कोफिशिएंट क्या लेंगे हम यहाँ से? Z4 प्लस Z5 इंटू I3 इज इक्वल टू 0। दीज आर 3 इक्वेशंस। अब हमें करना क्या है? जो हमारे वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स इन द सेंस I1, I2 और I3, इनकी वैल्यूज को हमने फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं? सबसे पहले जो भी आपके वेरिएबल हैं उनकी एक मैट्रिक्स बना लेंगे, I1, I2 एंड I3। राइट हैंड साइड में जो भी है उनकी भी एक मैट्रिक्स बना लेंगे, E0 0। और लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट है उनकी मैट्रिक्स बनाएंगे। तो यहाँ पर I1, I2 और I3, I1 का गुणांक फर्स्ट वाले में कितना है? Z1 प्लस Z3। I2 का कोफिशिएंट माइनस ऑफ Z3, फर्स्ट रो में इसका कोफिशिएंट 0। फिर सेकंड रो में देखेंगे माइनस ऑफ Z3। सेकंड इक्वेशन को देखेंगे, I2 का कोफिशिएंट Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 और इधर से माइनस ऑफ Z4। अगेन थर्ड में देखेंगे I1 का कोफिशिएंट है 0 माइनस ऑफ Z4 और इधर से आएगा Z4 प्लस Z5। अब करना क्या है? हमें I1, I2, I3 निकालना है। तो इसके वैसे तो अलग अलग मेथड है, पर मैट्रिक्स सॉल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड होता है क्रैमर रूल, तो हम वही लगा रहे हैं। क्रैमर रूल में क्या होगा? एक मैट्रिक्स तो हम इनके कोफिशिएंट्स की बनाते हैं, दैट इज डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू कितनी होती है? Z1 प्लस Z3 माइनस ऑफ Z3 0 माइनस ऑफ Z3 Z2 प्लस Z3 प्लस Z4
माइनस ऑफ Z4 और 0 माइनस ऑफ Z4 और इधर से Z4 प्लस Z5। ये मैट्रिक्स तो किसकी हो गई, जो भी आपके वेरिएबल है उनके कोफिशिएंट्स की। एक मैट्रिक्स हम लेंगे डेल्टा 1। डेल्टा 1 क्या होगी, जो भी आपकी राइट हैंड साइड है उसको जब हम इसके फर्स्ट कॉलम से रिप्लेस कर देते हैं तो जो मैट्रिक्स बनती है उसे हम क्या कहेंगे, डेल्टा 1। तो हमने रिप्लेस कर दिया E0 0, इधर क्या आएगा माइनस, सेकेंड और थर्ड को वापस सेम ही रखना है, माइनस Z3 Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 माइनस ऑफ Z4, फिर इधर से 0 माइनस ऑफ Z4 और ये आपकी Z4 प्लस Z5। एक मैट्रिक्स हमने क्या करना है, डेल्टा 2 नाम से लेनी है, जिसमें हम राइट हैंड साइड को सेकंड कॉलम से रिप्लेस करेंगे। तो वापस डेल्टा 2 देखते हैं। डेल्टा 2 इज इक्वल टू क्या होगी वो, Z1 प्लस Z3 माइनस ऑफ Z3 और 0। राइट हैंड साइड को किससे रिप्लेस करना है, सेकंड कॉलम से रिप्लेस कर दिया और थर्ड वाला कॉलम सेम ही रहेगा, 0 माइनस Z4 Z4 प्लस Z5 और डेल्टा 3 ये लास्ट है मैट्रिक्स। इसमें हमको क्या करना है, राइट हैंड साइड को थर्ड कॉलम से रिप्लेस करना है। थर्ड कॉलम Z1 प्लस Z3 वैसा ही रहेगा, माइनस Z3 और ये 0। सेकंड कॉलम माइनस Z3 Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 माइनस ऑफ Z4 और जो राइट हैंड साइड है वो किससे रिप्लेस होगी, थर्ड कॉलम से। अब आपको क्या करना है, वेरिएबल कौन कौन से हैं हमारे पास, I1 I2 I3। तो वेरिएबल निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये है, फर्स्ट वेरिएबल I1 ऑलवेज इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, सेकेंड वेरिएबल I2 इज इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा एंड I3 इज इक्वल टू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। अब अगर आपको न्यूमेरिकल में Z1 Z2 Z3 की वैल्यूज देते हैं तो आप वैल्यूज रख के इसके मान निकाल सकते हो, ठीक है। तो हमने लूप एनालिसिस करके I1 I2 और I3 के मान निकाल लिए। थैंक यू।